द स्टारलाइट न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ श्वेता राणा। पेश है आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पंजाब से। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की तरफ से 8वीं और 10वीं कक्षा की परीक्षा का सालाना परिणाम घोषित कर दिया गया। 10वीं कक्षा के रिजल्ट में बेटियों ने बाजी मारी है। 10वीं का परीक्षा परिणाम 99.93% रहा। परीक्षा में 3,21,384 छात्र अपेयर हुए थे। इनमें से 3,21,163 छात्रों ने परीक्षा पास की। ग्रामीण क्षेत्र का परिणाम शहरी क्षेत्र से बढ़िया रहा। इसी तरह 8वीं की परीक्षा में 3,07,272 छात्र अपेयर हुए थे। इनमें से 3,06,894 छात्र पास हुए। बोर्ड की तरफ से ऑनलाइन परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया गया। इस मौके पर बोर्ड के चेयरमैन प्रोफेसर योगराज ने बताया कि छात्र अपना रिजल्ट मंगलवार यानी कल सुबह 8 बजे से बोर्ड की वेबसाइट www.pscb.ac.in से देख पाएंगे। पंजाब के बटाला में सर्कुलर रोड पर हुए खूनी टकराव में घायल जत्थेदार निहंग की मौत हो गई है। अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ा। मृतक के बेटे जोरावर सिंह के बयानों पर निहंग, मेजर सिंह और साब सिंह के अलावा करीब 13 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। फिलहाल आरोपी फरार है। बता दें कि रविवार को सर्कुलर रोड पर स्थित एक निजी अस्पताल के सामने कुछ निहंगों ने मिलकर दूसरे पक्ष के निहंग पर तलवारों से हमला कर दिया था। गंभीर रूप से घायल निहंग को बटाला के सिविल अस्पताल में ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान बाबा नरेंद्र सिंह मान निवासी ईसा नगर बटाला के रूप में हुई है। पंजाब सरकार ने कोटकपूरा गोलीकांड के बाद बहबल कलां गोलीकांड केस की जांच के लिए भी नई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी। पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय में कोटकपूरा गोलीकांड केस की जांच रिपोर्ट रद्द करने के बाद पंजाब सरकार रविवार को एक्शन में दिखी। कुछ दिन पहले ही सरकार ने कोटकपूरा गोलीकांड केस की जांच के लिए नए एसआईटी गठित की थी, जिसने जांच भी शुरू कर दी। रविवार को सरकार ने बहबल गोलीकांड केस की जांच के लिए भी नई एसआईटी का गठन कर दिया। एसआईटी की अध्यक्षता आईजी लुधियाना नौनिहाल सिंह करेंगे, जबकि एसएसपी मोहाली सतेंद्र सिंह व एसएसपी स्वर्णदीप सिंह को इसका सदस्य बनाया गया। गेहूं के समर्थन मूल्य 1975 रुपए के साथ इस बार किसानों ने सीधी अदायगी को भी अपना भरपूर समर्थन दिया। यह पहला अवसर है जब पंजाब में किसानों को गेहूं का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में किया गया। शुरुआत में गेहूं की सीधी अदायगी का विरोध करने वाले किसानों ने इसके लाभ को देखते हुए आखिरकार इसे न केवल स्वीकार किया बल्कि भविष्य में भी इस प्रक्रिया के तहत अदायगी करने को सहमति दी। गेहूं के जारी सीजन में प्रदेश भर में अभी तक 9 लाख किसानों के खातों में 23,000 करोड़ रुपए भेजे जा चुके हैं। बठिंडा पुलिस ने 4 नशा तस्करों को गिरफ्तार कर उनके पास से 5 किलोग्राम अफीम, 30 लीटर लाहन व 7 बोतल अवैध शराब बरामद की। बता दें कि इस साल की बठिंडा पुलिस की यह सबसे अधिक मात्रा की अफीम की रिकवरी है। पकड़े गए तीनों आरोपी झारखंड के रहने वाले हैं। पुलिस उन्हें अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड हासिल करेगी ताकि पता किया जा सके कि इतनी बड़ी मात्रा में अफीम प्रदेश में कहां पर और किसे सप्लाई की जानी थी। पंजाबी गायक प्रीत हरपाल अपने नए वीडियो गाने हॉस्टल के कारण विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। गाने के बोल विचनी तू पंडितां दी कुड़ी वाले टप्पे को लेकर ब्राह्मण समाज में भारी रोष की लहर है। इस मामले को लेकर ब्राह्मण सभा ने एसएसपी डॉक्टर नानक सिंह को लिखित शिकायत देकर कार्रवाई करने की भी मांग की है। ब्राह्मण सभा यूनियन के प्रदेश प्रधान नरेंद्र शर्मा ने कहा कि पंजाबी गायक प्रीत हरपाल इस वीडियो गाने से पूरे भारत के ब्राह्मण समाज के दिलों को भारी आहत पहुंचा रहे हैं। पंजाब के जलंधर में गढ़ी रोड स्थित पिम्स अस्पताल में दाखिल एक युवक की मौत होने का समाचार प्राप्त हुआ है। मृतक की मां कमलजीत कौर ने अस्पताल के प्रबंधक पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। उनके अनुसार उसके बेटे की कुछ दिन पहले तबीयत खराब हो गई थी। नवांशहर में डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था तो वे जलंधर के पिम्स अस्पताल में ले आए। यहाँ आने पर डॉक्टरों ने कहा कि उनका बेटा कोरोना पॉजिटिव है और उसे निमोनिया भी हो गया है। उसे तीसरी मंजिल में शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन उसका इलाज सही ढंग से नहीं हुआ। कमलजीत कौर ने बेटे द्वारा भेजे गए मैसेज भी मीडिया को दिखाए, जिसमें वह अपनी मां को कह रहा है कि उसे 3 दिन से ऑक्सीजन नहीं मिल रही और ना ही उसे पानी दिया जा रहा है। उसका सही ढंग से इलाज नहीं हो रहा, उसे लग रहा है कि वह मर जाएगा, उसे बचा लो। मृतक की मां ने जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। अब खबरें होशियारपुर से। गत वर्ष पंजाब सरकार ने कोरोना प्रभावित मरीजों को डॉक्टरी देखभाल मुहैया करवाने के उद्देश्य से घरों में एकांतवास रह रहे मरीजों को कोरोना फतेह किट मुहैया करवाई थी, जिसमें पल्स ऑक्सीमीटर, स्टीमर, डिजिटल थर्मामीटर, दवाएं एवं मास्क आदि के साथ साथ कोविड से बचाव हेतु दवाई एवं इलाज संबंधी जरूरी सामग्री थी। अब तक पंजाब सरकार राज्य के 1 लाख से अधिक लोगों को पल्स ऑक्सीमीटर वितरित कर चुकी है, लेकिन कोविड के केसों में तेजी से हो रही बढ़ोतरी के चलते ऑक्सीमीटरों की उपलब्धता में भारी कमी आई है, जिसके चलते
सरकार को इन्हें खरीदने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। सिविल सर्जन डॉक्टर रंजीत सिंह ने यह जानकारी देते हुए कोविड मरीजों से अपील की कि जिन लोगों ने पहले ऑक्सीमीटर प्राप्त किए थे वे पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं को अपने नजदीकी सेहत केंद्र जाकर ऑक्सीमीटर वापस दे ताकि उन्हें जरूरतमंद मरीजों तक पहुंचाया जा सके। उन्होंने उम्मीद व्यक्त की कि यह किट प्राप्त करने वाले ठीक हो चुके मरीज इस पहल में सरकार और विभाग का साथ जरूर देंगे। कोरोना के कारण आम लोगों में डर और सहम का माहौल व्याप्त है। इतना ही नहीं, इस महामारी के दौरान रक्तदान करने वालों में भी भारी कमी आई है, जिसके चलते जरूरतमंद मरीजों को रक्त मुहैया करवाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। लेकिन पिछले 4 दशकों से रक्तदान से जुड़े शहर के समाज सेवी एवं प्रोफेसर बहादुर सिंह सुनेत ने 62वीं बार रक्तदान करके समाज सेवा खासकर युवाओं को संदेश दिया कि वह रक्तदान के लिए आगे आए और जरूरतमंदों की सेवा करें। उन्होंने कहा कि रक्त की चंद बूंदे देकर अगर किसी का जीवन बचता है तो हमें देर नहीं करनी चाहिए। कोरोना वायरस की महामारी दौरान डेंगू, चिकनगुनिया तथा मलेरिया जैसी बीमारियों को नजरअंदाज न किया जाए। राष्ट्रीय डेंगू दिवस पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सिविल सर्जन डॉक्टर रंजीत सिंह की अगुवाई में इस संबंधी जागरूकता सामग्री जारी की गई। इस मौके पर सिविल सर्जन ने बताया कि डेंगू मच्छर साफ खड़े पानी में पैदा होता है और दिन के समय काटता है। डेंगू होने पर तेज बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, चमड़ी पर दाने होना, मसूड़ों एवं नाक से खून आदि बहना इसके लक्ष्य है। ऐसा कोई भी लक्ष्य दिखने में तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। उन्होंने कहा कि हमें कोरोना के साथ साथ इन बीमारियों से भी बचना है। पंजाब सरकार की तरफ से स्कूल शिक्षा सचिव कृष्ण कुमार की अगुवाई में विद्यार्थियों को नई दिशा देने के उद्देश्य से पंजाब कैरियर पोर्टल की शुरुआत की गई, जिसके माध्यम से विद्यार्थी घर बैठे ही शिक्षा एवं रोजगार के अवसर तलाश पाएंगे। इस संबंधी जानकारी देते हुए जिला शिक्षा अधिकारी गुरशरण सिंह ने बताया कि इस पोर्टल के माध्यम से विद्यार्थी अन्य राज्यों व विदेशों में अपनी उच्च शिक्षा का चुनाव करके अपनी योग्यता एवं पसंद अनुसार रोजगार का चुनाव कर सकेंगे। 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए पोर्टल शुरू किया गया है। शिक्षा विभाग की तरफ से सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों की शैक्षणिक योग्यता बढ़ाने के उद्देश्य से कैबिनेट मंत्री विजय इंद्र सिंगला और शिक्षा सचिव कृष्ण कुमार की अगुवाई में कई प्रयास किए जा रहे हैं। जिला शिक्षा अधिकारी सेकेंडरी गुरशरण सिंह एवं जिला शिक्षा अधिकारी एलिमेंट्री संजीव गौतम ने बताया कि सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को उप विषय संबंधी पेश आई समस्याओं को देखते हुए उनकी शिनाख्त करके उन्हें बेहतर एवं सरल तरीके से समझाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पढ़ो पंजाब की सामाजिक शिक्षा तथा अंग्रेजी टीम द्वारा जहां विद्यार्थियों को अंग्रेजी विषय में कार्यगुजारी बेहतर बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं अब विद्यार्थियों का सामाजिक शिक्षा विषय में कार्यगुजारी बेहतर बनाने के लिए नक्शा भरने की नई तकनीक से अवगत करवाया जा रहा है, जिसके लिए ऑनलाइन कक्षाओं की शुरुआत की गई है ताकि विद्यार्थी विषय में माहिर हो सके। कैबिनेट मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा को मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का हनुमान होने का खिताब तब मिला था जब वे फगवाड़ा में हुए उपचुनाव में जिस भी विपक्षी नेता या कार्यकर्ता के घर जाते वो कांग्रेसी हो जाता। वह उपचुनाव कांग्रेस ने भारी मतों से जीता था। ऐसे ही कुछ अब होशियारपुर में देखने को मिल रहा है कि रोजाना ही अलग अलग गांव की पंचायतें श्री अरोड़ा की अगुवाई में कांग्रेस में शामिल हो रही हैं। ताजा समाचार अनुसार गांव शेरपुर बातिया की पंचायत ने भी कैबिनेट मंत्री अरोड़ा के कार्यों और उनकी दूरगामी सोच से प्रभावित होकर कांग्रेस में शामिल होने की घोषणा की। इस दौरान सरपंच राजविंदर कौर, पंच चंद्र प्रकाश चौधरी, पंच बलजीत कौर, पंच सुनीता देवी, पंच पाल सिंह व पंच गुरमेल सिंह आदि अपने साथियों सहित कांग्रेस में शामिल हुए। कांग्रेस पार्टी में उनका स्वागत करते हुए श्री अरोड़ा ने कहा कि जो पंचायतें राजनीति से ऊपर उठकर गांव का विकास चाहती हैं, उनका कांग्रेस ने सदैव स्वागत किया है और साथ दिया है। सेवा भारती होशियारपुर के प्रधान दर्शन कौशल व महामंत्री बीके भारद्वाज ने बताया कि सेवा भारती शहर में विभिन्न सेवा कार्य करते हुए कोरोना काल की इस विकट परिस्थिति में भी जन सेवा कार्य जारी रखे हुए हैं। उन्होंने बताया कि एक तरफ संस्था जहां 1982 से सिविल अस्पताल में दूध एवं ब्रेड आदि की सेवा निरंतर करती जा रही है, वहीं इन दिनों संस्था द्वारा लोगों की शारीरिक रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए काढ़ा वितरित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पैकेट पर काढ़ा बनाने की विधि भी अंकित की गई है ताकि एक पैकेट खत्म होने पर लोग खुद घर पर ही उसे तैयार कर सके। इसके साथ ही संस्था ने 21 परिवार को राशन सामग्री प्रदान की एवं जरूरतमंद परिवार की कन्या की शादी पर भी सहायता मुहैया करवाई। होशियारपुर विधानसभा क्षेत्र में कोविड के मरीजों की बेहतर देखभाल के लिए पूर्व मंत्री तीक्ष्ण सूद की अध्यक्षता में एक विशेष बैठक हुई, जिसमें जिला अध्यक्ष निपुण शर्मा, भाजपा द्वारा गठित सेवा ही संगठन के प्रभारी सुरेश भाटिया, जिला महामंत्री विनोद परमार, मीनू सेठी, महिला मोर्चा अध्यक्ष अर्चना जैन, ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष अश्विनी विग, हरदो खानपुर मंडल अध्यक्ष अश्विनी ज्ञान द्वारा भाजपा के विभिन्न घटकों द्वारा कोरोना पीड़ित जरूरतमंद रोगियों को दी जा रही सहायता कार्यों का ब्यौरा साझा किया गया। इस दौरान सुरेश भाटिया ने बताया कि महिला मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, युवा मोर्चा तथा मंडलों द्वारा लगातार लोगों को जागरूक किया
किया जा रहा है तथा इसके साथ ही युवा मोर्चा द्वारा खूनदान शिविर भी लगाया जा चुका है। साझा अध्यापक मोर्चा पंजाब द्वारा सरकार की शिक्षा विरोधी नीतियों खिलाफ ब्लॉक व जिला स्तर पर अर्थी फूंक प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर साझा अध्यापक मोर्चा के नेताओं प्रिंसिपल अमनदीप शर्मा, सुनील कुमार, जितेंद्र सिंह, मुकेश कुमार, जसबीर सिंह, रणवीर सिंह व राजकुमार ने कहा कि प्राइमरी शिक्षा तंत्र को खत्म करने के निशाने तहत प्री प्राइमरी और प्राइमरी कक्षाओं के बच्चों का दाखिला सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में करने के हुक्म किए जा रहे हैं, जिससे प्राइमरी में डायरेक्टोरेट की अलग होने तरीकों और नए भर्ती पर बड़ा सवालिया निशान लग गया है। कोरोना महामारी दिन प्रतिदिन अलग अलग तरीकों से इंसानी जिंदगियों पर भारी पड़ रही है। चाहे आर्थिक हानि हो या शारीरिक हानि, दोनों से एक ना एक जीवन समाप्त हो रहा है। इसलिए हम अगर अभी भी ना समझे तो कल बहुत देर हो जाएगी। उपरोक्त शब्द भाजपा महिला मोर्चा पंजाब की प्रदेश उपाध्यक्ष नीति तलवार ने गांव बजवाड़ा में लोगों को कोरोना से बचाव करने हेतु जागरूक करने के लिए लगाए गए कैंप के अवसर पर कहे। नीति तलवार ने कहा कि समय बेशक हमारा इम्तिहान ले रहा है, पर इस इम्तिहान में हम विजयी हो सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से इंचार्ज दिनेश कुमार पप्पू की अगुवाई में होशियारपुर गैस एजेंसी के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर श्री पप्पू ने बताया कि एजेंसी द्वारा सप्लाई किए जा रहे सिलेंडरों में कभी किसी की सील से लीकेज है तो किसी सिलेंडर से गैस कम निकल रही है। उन्होंने कहा कि एजेंसी को कहने के बावजूद उनके द्वारा इसका कोई हल नहीं निकाला गया, जिसके चलते लोगों को जान का खतरा तो बना ही हुआ है, साथ ही उनकी आर्थिक लूट भी हो रही है। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की कि इस संबंधी उचित कदम उठाए जाएं। इस दौरान उन्होंने मौके पर पहुंचे थाना मॉडल टाउन मुखी को मांग पत्र भी सौंपा तथा उन्होंने आश्वासन दिया कि उनकी बात को जिला प्रशासन तक पहुंचाकर इस समस्या का समाधान करवाया जाएगा। होशियारपुर गैस एजेंसी है, इन्हां दे जो सिलेंडर आ वो किलो 2-2 किलो घट भी आउंदे ने ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਲੀਕੇਜ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੰਟਰੋਲਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ रोष प्रदर्शन किया जिथे बसपा बहुजन समाज पार्टी। ग्रामीण क्षेत्रों में फैल रहे कोरोना वायरस की रोकथाम व लोगों को और जागरूक करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन की ओर से विशेष टीमों का गठन किया गया, जो कि उनको दिए गए क्षेत्रों में गांव में पंचायतों, सामाजिक व धार्मिक संस्था के प्रतिनिधियों आदि के साथ मिलकर कोरोना वायरस को असरदार ढंग से रोकने के लिए काम करेंगे। डिप्टी कमिश्नर अपनीत व्यास ने संबंधी जानकारी देते हुए बताया कि 5 सदस्यीय टीम का नेतृत्व एक सुपरवाइजर करेगा व अन्य टीमों में कार्यकारी अधिकारी, BLOs, आशा वर्कर आदि सदस्य होंगे। ये टीमें अपने अपने क्षेत्रों में संबंधित SDMs व DSPs के साथ तालमेल से काम करती हुई मिशन फतेह को ग्रामीण क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर लागू करने में अहम भूमिका अदा करेंगी। हल्का चब्बेवाल से विधायक डॉक्टर राजकुमार ने आज GNA ग्रुप मेटियाना में 18 से 44 वर्ष तक के लाभार्थियों के लिए कोविड वैक्सीन की शुरुआत करवाते हुए कहा कि गाँव में फैल रहे वायरस को रोकने के लिए स्वास्थ्य निर्देशों का पालन के साथ साथ टीकाकरण अति अनिवार्य है, जिसके लिए लोगों को आगे आना चाहिए। CHC हाटा बडला से विशेष तौर पर पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम की प्रशंसा करते हुए डॉक्टर राजकुमार चब्बेवाल ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान शहरों व गांव में मौत का बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों का इस वायरस से बचाने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं, जिनमें जरूरी स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ साथ योग्य लाभार्थियों का टीकाकरण भी शामिल है। भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर इंद्रजीत शर्मा निवासी बहादुरपुर का आज निधन हो गया। वे कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे थे। आज सुबह 11 बजे बहादुरपुर स्थित शिवपुरी में उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके निधन पर सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक संस्थाओं में शोक की लहर है। इस अवसर पर भाजपा नेताओं ने उनके निधन पर परिवार से संवेदना व्यक्त की। अब खबरें देश विदेश व पड़ोसी राज्यों से। फिलिस्तीन के गाजा पट्टी शहर में हमास के ठिकानों को तबाह करने में जुटी इजरायली सेना ने बीते दिनों उग्रवादी संगठन के कई सदस्यों को अपना शिकार बना डाला। दरअसल इजरायल की सेना ने गुरुवार की रात को एक ट्वीट करके हमास को यह एहसास करा दिया कि वे जमीनी हमला करने जा रहे हैं। हमास के सदस्य अपनी खुफी सुरंगों में पहुंच गए ताकि इजरायली टैंकों का शिकार किया जा सके। इसके बाद इजरायल ने जमीनी हमला न करके इन सुरंगों पर हवाई हमला करके बम बरसाना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि इजरायल ने करीब 1000 बम दागकर कई किलोमीटर तक हमास की सुरंगों को तबाह कर दिया। इजरायल से आ रही खबरों में दावा किया गया है कि इन हमलों में हमास के कई उग्रवादी मारे गए। यही नहीं, सीमा पर
बावजूद इजरायली सैनिक और टैंकों ने सुरंगों से बचकर निकलने वाले हमास के सदस्यों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया। अब तक आपने जमीन जायदाद के बिकने की खबर तो सुनी होगी, लेकिन ज्वालामुखी के बिकने की खबर शायद ही सुनी हो। आइसलैंड में एक ज्वालामुखी बिक रहा है। यह कोई शांत ज्वालामुखी नहीं, बल्कि पिछले 19 मार्च से लावा उगल रहा है। यही नहीं, ज्वालामुखी के सक्रिय होने की वजह से विमानों को चेतावनी दी गई है। बताया जा रहा है कि ज्वालामुखी एक निजी जमीन पर स्थित है, जिसके मालिक 20 लोग हैं। आइसलैंड की मीडिया के मुताबिक ये लोग जमीन के इस टुकड़े को बेचना चाहते हैं और बड़ी संख्या में लोग इसे खरीदने के लिए पूछताछ कर रहे हैं। समूह के चेयरमैन ने बताया कि देश में इस जमीन की सबसे ज्यादा मांग है। इस ज्वालामुखी से मार्च महीने में लावा निकलना शुरू हुआ था। हाल के दिनों में लावा निकलने की रफ्तार और ज्यादा तेज हो गई है। हवा में करीब 400 से 500 मीटर की ऊंचाई तक लावा और राख का गुबार उठ रहा है। पबजी मोबाइल के दीवानों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि क्राफ्टन ने अब अपने पबजी से मिलते जुलते बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया गेम को भारत में पेश कर दिया है। अब पबजी के नए गेम का रजिस्ट्रेशन 18 मई से शुरू होगा। अब इंतजार खत्म हो गया है, क्योंकि कंपनी ने ऑफिशियली इसकी घोषणा कर दी है। जब से भारतीय बाजार में क्राफ्टन ने बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया गेम की घोषणा की, तब से इस गेम के प्री रजिस्ट्रेशन के लिए फर्जी लिंक मार्केट में आने लगे। अब इंटरनेट पर इस गेम के फर्जी लिंक की भरमार हो गई है, तो ऐसे में आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि कंपनी ने अब तक कोई भी लिंक पेश नहीं किया है। एक्सपर्ट ने बताया कि इस प्रकार की फर्जी फाइल्स को डाउनलोड करने से यूजर्स का फोन हैक हो सकता है या फिर उस पर साइबर क्रिमिनल एक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे में आपका निजी डाटा चुराया जा सकता है या फिर आपके बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी भी लीक हो सकती है। पीएम केयर फंड के तहत राज्यों को भेजे गए वेंटिलेटर्स के खराब निकलने पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लिया है। राहुल गांधी ने सोमवार को एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि पीएम केयर के वेंटिलेटरों और पीएम के बीच काफी समानताएं हैं। दोनों का बहुत ज्यादा झूठा प्रचार अपना काम करने में पूरी तरह से फेल और जरूरत के वक्त दोनों को ढूंढना मुश्किल है। गौरतलब है, देश के कई राज्यों में पीएम केयर फंड के तहत मिले वेंटिलेटरों के खराब होने का मामला खूब चर्चा में आया था। इन गड़बड़ी वाले वेंटिलेटरों को लेकर अस्पताल प्रशासन से लेकर डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए थे। बताया जा रहा है कि पीएम केयर फंड से मिले अधिकतर वेंटिलेटर पूरी तरह से बेकार हैं। उनमें ना तो ऑक्सीजन का फ्लो आता है और ना ही प्रेशर बनता है, यहाँ तक कि वो चलते चलते बंद भी हो जाते हैं। इस मामले के चलते केंद्र सरकार को निंदा का पात्र भी बनना पड़ा। ईद के मौके पर सलमान खान की फिल्म राधे और मोस्ट वांटेड भाई ओटीटी प्लेटफॉर्म जी प्लेक्स पर रिलीज की गई थी। इसके रिलीज होते ही पायरेसी का मुद्दा खड़ा हो गया है। फिल्म को लेकर दर्शकों में काफी क्रेज देखा गया, जिसका असर यह हुआ कि रिलीज के तुरंत बाद ही जी प्लेक्स का सर्वर क्रैश हो गया। वहीं ओटीटी ने अपना सालाना सब्सक्रिप्शन और फिल्म राधे और मोस्ट वांटेड भाई की टिकट का खर्चा जोड़कर एक कॉम्बो ऑफर लॉन्च किया था। इसका मतलब है कि जो भी जी सिनेप्लेक्स पर राधे और मोस्ट वांटेड भाई देखने के लिए भुगतान करेगा, वो इसके साथ साल भर तक G5 पर उपलब्ध सामग्री देख सकता है। लेकिन कुछ यूजर्स ऐसे भी हैं जो पायरेटेड साइट्स के जरिए फिल्म देखने की कोशिश में लगे हैं। इसको लेकर सलमान खान ने उन्हें नसीहत दी थी। अभिनेता ने एक ट्वीट के जरिए लोगों से फिल्म को पायरेटेड साइट्स पर नहीं देखने की अपील की थी और कहा था कि यदि अब भी कोई ऐसा करेगा तो साइबर सेल उन अपराधियों के खिलाफ सख्त कदम उठाएगा और कार्रवाई भी की जाएगी। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर उथल पुथल शुरू हो गई है। सीबीआई की ओर से टीएमसी के 2 मंत्रियों सहित 4 नेताओं को गिरफ्तार करने के बाद वहां राजनीतिक भूचाल मच गया है। टीएमसी नेताओं की गिरफ्तारी के बाद सीबीआई कार्यालय के बाहर टीएमसी के कार्यकर्ता भारी संख्या में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन करने से रोकने के लिए पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया। बताया जा रहा है कि सीबीआई के दफ्तर के बाहर सैकड़ों की संख्या में टीएमसी कार्यकर्ता मौजूद थे और टीएमसी कार्यकर्ताओं की ओर से पथराव भी किया गया। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी वहां पहुंच गई थी। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर जिले के खानमोह क्षेत्र में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। जम्मू कश्मीर में घाटी को आतंकवाद से मुक्त करने के लिए सुरक्षा बलों की ओर से लगातार ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। जिले के खानमोह में आतंकी गतिविधि की सूचना पर सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान शुरू कर दिया था। तलाशी अभियान के दौरान आतंकियों द्वारा सुरक्षा बलों पर हमला कर दिया गया, जिसके बाद आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। मुठभेड़ में मारे गए आतंकियों की अभी तक पहचान नहीं हो सकी है। वहीं मुठभेड़ खत्म होने के बाद सुरक्षा बलों ने 2 पिस्टल, 1 हैंड ग्रेनेड और 3 यूबीजीएल ग्रेनेड बरामद किए हैं। इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों की गिरफ्तारी की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने ट्विटर पर आलोचना की। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन पर इजराइल द्वारा की जा रही कार्रवाई के खिलाफ जब पूरी दुनिया में लोगों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, ऐसे में एक धार्मिक नेता और आम लोगों को सिर्फ फिलिस्तीनियों के पक्ष में समर्थन जताने पर गिरफ्तार किया जाना उचित नहीं है। बता दें कि पुलिस ने शनिवार को श्रीनगर और शोपियां जिले में कोरोना कर्फ्यू के दौरान फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन करने पर 21 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। देश में चल रहे
है कोरोना संकट के बीच जहां कई समाज सेवी लोग और संस्थाएं मरीजों को दवाएं, भोजन और ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करवाने में दिन रात जुटे हैं, वहीं शिमला जिले के मड़ावग के बागवान ने पीजीआई चंडीगढ़ में भर्ती कोरोना संक्रमितों को करीब 3.25 लाख रुपए के ग्रैनी स्मिथ सेब देने की पेशकश की है। बागवान ने बताया कि कोरोना संकट के दौर में सभी लोग प्रभावितों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने भी अस्पताल को विटामिन सी से भरपूर ग्रैनी स्मिथ सेब देने की पेशकश की थी, जिसे पीजीआई प्रबंधन ने स्वीकार कर लिया है। मनाली लेह मार्ग बहाल कर दिया गया है और अब हाईवे से वाहनों की आवाजाही निरंतर जारी है, लेकिन ले जाने वाले वाहन चालकों और अन्य यात्रियों के लिए कोरोना टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य की गई है। इस रिपोर्ट के लाने के बाद ही वाहनों को आगे बढ़ने दिया जा रहा है। लेह प्रशासन ने सख्त हिदायत दी है कि बिना आरटी-पीसीआर रिपोर्ट के लेह में एंट्री नहीं मिलेगी। लिहाजा लाहौल प्रशासन भी सिस्सू से आगे उन्हीं वाहन चालकों को भेज रहा है जिनके पास आरटी-पीसीआर रिपोर्ट है। निर्वासित तिब्बत सरकार ने 11वें पंचेन लामा की रिहाई व कुशल क्षेम को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन सरकार पर दबाव बनाए जाने की मांग उठाई है। 11वें पंचेन लामा तिब्बतियों के धर्मगुरु हैं। वे सबसे कम उम्र के राजनीति बंदी हैं। 6 वर्ष की उम्र में उन्हें दलाई लामा की ओर से 11वें पंचेन लामा के तौर पर पहचान दी गई थी, लेकिन इसके 3 दिन बाद ही चीन सरकार ने 17 मई 1995 को उनका अपहरण कर लिया। उनके अपहरण को अब 26 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन उनके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। निर्वासित तिब्बत सरकार समय समय पर चीन सरकार से उनकी रिहाई या फिर उनके सकुशल होने को लेकर अपनी आवाज को भी उठाती रही है। पिछले 26 साल से निर्वासित तिब्बत सरकार चीन से पंचेन लामा की रिहाई की मांग कर रही है। रिहाई तो दूर, वह कहां है, किस हालत में है, इसकी भी जानकारी चीन नहीं दे रहा। ये थे आज के मुख्य समाचार। कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।